सभी साथियों को सबसे पहले राम राम। और बताओ क्या हाल है थारा। आज आप राजस्थान। साथियों आज हम भारत का भूगोल, आज हम बात करने वाले हैं भारत के भूगोल और विश्व का भूगोल। जो भारत का भूगोल है और जो विश्व का भूगोल है, आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। उससे जो भी एमसीक्यू प्रश्न बन सकते हैं या आगे आने वाली परीक्षा जैसे एसएससी जीडी की परीक्षा होने वाली है, उसी को ध्यान में रखते हुए। और यह भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल है, वो तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। एसएससी जीडी एक विशेष नहीं है, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। आप अगर राजस्थान की या भारत की कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और इसमें एमसीक्यू प्लस व्याख्या भी इसमें मैं बताने वाला हूं। साथियों अगर मेरे द्वारा यहाँ पर जो भी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो पर कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके छोटे भाई का चैनल है। साथियों अब इन्हीं बातों के साथ में बढ़ते हैं, कुछ आगे और भी बातें करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो चलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आज भारत के भूगोल की। बात करने वाले हैं भारत के भूगोल के बारे में। एक नंबर प्रश्न पर चलते हैं, उकाई बांध किस नदी पर है। एक नंबर प्रश्न है कि उकाई बांध किस नदी पर है। उकाई बांध ताप्ती नदी पर है। ये पूछ ले कि ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर बसा हुआ है। अब थोड़ी इसकी व्याख्या की चर्चा कर लेते हैं। उकाई बांध को वल्लभ सागर बांध के नाम से जाना जाता है। सरदार सरोवर के बाद यह गुजरात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। उकाई बांध का उपयोग तापी जिले के उकाई शहर में बिजली उत्पादन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है। यहाँ 300 मेगावाट की विद्युत इकाई भी लगाई गई है। और अब थोड़े बहुत और बांध की बात कर लेते हैं, और यही बांध है वो आगे आने वाली परीक्षा में भी महत्वपूर्ण रखने वाले हैं। सबसे पहले सोमाशिला बांध है, वो आंध्र प्रदेश में पेनार नदी पर। टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। हीराकुड बांध है वो उड़ीसा में महानदी के ऊपर। और फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर। सलाल बांध परियोजना यह जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर। उरी बांध पूछ ले तो जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। भाखड़ा नागल बांध पूछ ले तो हिमाचल व पंजाब के अंदर सतलज नदी पर। रिहद बांध पूछ ले तो उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर। माता टीला बांध पूछ ले उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर। मेथन बांध पूछ ले तो झारखंड में बराकर नदी। ज्वार सागर बांध पूछ ले तो मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर। नागार्जुन बांध पूछ ले तेलंगाना में कृष्णा नदी पर। और इडुक्की बांध पूछ ले तो केरल में पेरियार नदी पर बना हुआ है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। कृष्णा निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो घाटप्रभा। जो घाटप्रभा नदी है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है, घाटप्रभा। घाटप्रभा कृष्णा नदी की सहायक नदी घाटप्रभा है, जो कर्नाटक राज्य से होकर बहती है। घाटप्रभा नदी का उद्गम सिंधुदुर्ग जिले के अंबोली में होता है। महाराष्ट्र में इसका नाम है वो हिरण्यकेशी नदी है, जो कि कर्नाटक में हिंडकल बांध के बाद घाटप्रभा के नाम से जानी जाती है। महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, जैसे गंगा की सहायक नदी की बात करें तो गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन। यमुना की सहायक नदी है चंबल, सिंध, केन, बेतवा, हिंडन, टोंस। और जो कृष्णा की सहायक नदी है घाटप्रभा, तुंगभद्रा, बेदावली, कोयना, मालाप्रभा। और कावेरी नदी की सहायक नदी है हेमावती, भवानी, काबिनी, अकीवती। और नर्मदा की सहायक नदी है अमरावती, भुक्की, तवा। और दामोदर की सहायक नदी है बराकर, कानौर। और चंबल की सहायक नदी है बनास, शिप्रा, पार्वती, मेज। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। जो 3 नंबर प्रश्न है उसकी बात करेंगे। गर्म महासागरीय धारा के निकट क्या उत्पन्न होता है और ध्रुवों की ओर गतिमान होता है। जो गर्म महासागरीय धाराएं हैं
उसके पास में क्या निकट, उसके पास में क्या उत्पन्न होता है, तो उसके पास में भूमध्य रेखा है वो होती है गर्म महासागरीय धारा के पास में। और गर्म महासागरीय धारा निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों तक गमन करती है। इन जलधाराओं का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है और यह भूमध्य रेखा पर उत्पन्न होती है। मुख्य धाराएं की बात करेंगे। मुख्य धारा की बात करेंगे, जैसे अटलांटिक महासागर की जलधाराएं है। सबसे पहली जलधारा है कि खाड़ी की उत्तरी स्ट्रीम, खाड़ी की उत्तर स्ट्रीम है वो गर्म जलधारा है। और ब्राज़ील धारा है वो गर्म है। केंद्रीय धारा है वो ठंडी है। लेब्राडोर धारा है वो ठंडी है। ग्रीनलैंड धारा ठंडी है। और फाकलैंड धारा है वो ठंडी है। प्रशांत महासागर की जलधारा है। अलास्का की धारा गर्म है। और क्यूरेशिया जापान की धारा है वो गर्म है। और उत्तर प्रशांत महासागर की धारा गर्म है। पूर्व ऑस्ट्रेलिया धारा गर्म है। हम्बोल्ट की धारा है वो ठंडी है। और क्यूराइल की धारा है वो ठंडी है। भारत के कितने राज्यों की सीमा है वो सिक्किम से जुड़ी हुई है। भारत के एक राज्य की सीमा है वो सिक्किम से जुड़ी हुई है। एक राज्य की सीमा है वो सिक्किम से जुड़ी हुई है। सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में 16 मई 1975 को भारत का राज्य बनाया गया था। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा के बाद दूसरा सबसे छोटा राज्य है। भारत में एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है जिसकी सीमा है वो सिक्किम के साथ में लगती है। सिक्किम के साथ में लगती है। बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न पर। छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ अपना स्थापना दिवस मनाता है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ देश के 26वें राज्य के रूप में दर्ज होता है। और इसमें आंध्र प्रदेश 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। 1956 अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को स्थापना होती है। किसकी होती है? अरुणाचल प्रदेश की स्थापना होती है। और गोवा की याद रखो तो गोवा दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई 1987। गुजरात दिवस है वो 1 मई 1960। हरियाणा दिवस 1 नवंबर 1966। झारखंड दिवस 15 नवंबर 2000। महाराष्ट्र दिवस 1 मई 1960। और उत्तराखंड दिवस 9 नवंबर 2000 को मनाया जाता है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? सीढ़ीदार खेती करना यह क्या है? मिट्टी को बचाने की एक विधि है। क्या है? मिट्टी को बचाने की एक विधि है। और उत्तराखंड का स्थापना दिवस है वो 9 नवंबर को मनाया जाता है। ये भी बात है वो हमने कर ली। 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और साथियों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा बन गई है सिंहली। श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है वो सिंहली बन गई है। सिंहल द्वीप में बसने वाली जाति भी सिंहल कहलाती है। और जैसे भारत की राजभाषा हिंदी है, पाकिस्तान की राजभाषा उर्दू है, और भूटान की राजभाषा है वो जोगखा है। और इजराइल की जो राजभाषा है वो कौन सी है? हिब्रू है। वो कौन सी है? हिब्रू है। अब बढ़ते हैं आगे 9वें नंबर प्रश्न पर। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है जो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में पड़ता है। नर्मदा नदी पवित्र नदियों में गिनी जाती है। नर्मदा नदी है वो पवित्र नदियों में गिनी जाती है जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है उससे निकलती है। और प्रश्न आगे वाला कौन सा मृदा निर्माण का एक कारक नहीं है? अकार्बनिक सामग्री की भूमिका। ये क्या है? मृदा निर्माण मिट्टी निर्माण का एक कारक नहीं है। मृदा निर्माण के कारक मृदा निर्माण को नियंत्रित करने वाले 5 कारकों में मूल, सेल, उच्चावच समय, जलवायु और जैविक तत्व शामिल है। पहले 3 कारकों को निष्क्रिय कारक और अंतिम 2 कारकों को क्रियाशील कहते हैं। अकार्बनिक सामग्री की भूमिका मृदा निर्माण का कारक
नहीं है। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। और प्रश्न नंबर 12 पर बढ़ते हैं। प्यूर्टोरिको ट्रेंच निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में प्यूर्टोरिको खाई स्थित है। अटलांटिक महासागर के अंदर स्थित है प्यूर्टोरिको ट्रेंच, अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह विश्व की दूसरी सबसे गहरी ट्रेंच या गर्त है। इसकी अधिकतम गहराई है वो 8,380 मीटर है। और मेरियाना ट्रेंच धरती की सबसे गहरी जगह है। वहाँ पर समुद्र तल से 10,898 मीटर से 10,916 मीटर तक गहरा है। मेरियाना ट्रेंच है वो फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। प्रश्न नंबर 13 पर बढ़ते हैं कि मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? मिट्टी की सबसे नीची परत को कहा जाता है तल सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तल सेल भी कहा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। हिंद महासागर में कौन सा समुद्री बंदरगाह स्थित है? हिंद महासागर में कौन सा एक समुद्री बंदरगाह स्थित है? तो कोच्चि पोर्ट केरल। हिंद महासागर में कई समुद्री बंदरगाह स्थित है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, नवी मुंबई है, कोच्चि पोर्ट केरल भी स्थित है। प्रश्न नंबर 15। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है? जो लाल लेटेराइट मिट्टी होती है। लाल लेटेराइट मिट्टी होती है जो काजू की फसल के लिए बेहद ही कीमती मिट्टी मानी जाती है। प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? तो वो कौन सा है? कोयला है। कोयला है जो ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। प्रश्न नंबर 17। नहर की एक जल गिरवा चैनल जहां पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान की विपरीत दिशा में प्रभावित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे उत्थापन प्रणाली कहा जाता है। उत्थापन प्रणाली कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है कि किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? तो कराकोरम श्रेणी को जाना जाता है। कराकोरम श्रेणी को जाना जाता है। इसकी थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं। कराकोरम श्रेणी हिमालय पर्वत का एक भाग है। इसका प्राचीन नाम कृष्णगिरी था। और कराकोरम किर्गिज भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है काली भुरभुरी मिट्टी। इसका विस्तार भारत, पाकिस्तान, चीन में है। इसे उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। जैसे लद्दाख श्रेणी जम्मू और कश्मीर में, जास्कर पीर पंजाल श्रेणी ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। और उसके बाद में कामेंत पर्वत उत्तराखंड में, धौलागिरी हिमाचल में, गुरु शिखर राजस्थान में, नाग पहाड़ी नागालैंड में है, अरावली श्रेणी है वो गुजरात में है, माउंट आबू राजस्थान में, सतपुड़ा पर्वत है वो मध्य प्रदेश में है। और अजंता की श्रेणी कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। प्रश्न नंबर 19। भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पंजाब बन गया। यह हमने इसके बारे में कल भी बात की थी। हरित क्रांति के बारे में कल भी बात की थी। भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला राज्य पंजाब था। पंजाब में 1960 के दशक में इसकी शुरुआत होती है। हरित क्रांति ने राज्य में तेजी से कृषि क्षेत्र में शानदार विकास किया है। जैसे श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य पालन, पीली क्रांति तिलहन, लाल क्रांति मांस व टमाटर लाल लाल होंदे ने मिलखेदी ढुई। साथियों इस प्रकार है वो मैंने आपको याद करा रखा है। जो भी फसलों के अंदर क्रांति आती है वो सभी क्रांति है वो मैंने एक वीडियो इस पर बना रखा है। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा रखा है। आप इस पर जाना और कमेंट करके ज़रूर बताना। इससे प्रश्न है वो पूछा जाएगा। जैसे गोल क्रांति आलू उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। प्रश्न नंबर 20। भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर ढोला सादिया पुल स्थित है। भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सादिया पुल भारत का सबसे लंबा पुल है जिसका उद्घाटन 26 मई
2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाता है। यह 9.15 किलोमीटर लंबा सेतु लोहित नदी पर बना हुआ है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक मुख्य उपनदी है। इसका एक छोर अरुणाचल प्रदेश के ढोला कस्बे और दूसरा छोर है वो असम के तिनसुकिया जिले के सदिया कस्बे में स्थित है। साथियों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील है? लोनार झील सबको पता है कि महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। और बारालाचला दर्रे के दोनों किनारों से निकलने वाली दो जल धाराएं चंद्र और भागा किस नदी बनाती है? तो चेनाब नदी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? चेनाब नदी बनाती है। चंद्र और भागा नामक दो धाराएं बारालाचला दर्रे के विपरीत किनारों पर से गुजरती है, पर चेनाब नदी में मिलती है। चेनाब का पानी भारत और पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल समझौतों की शर्त अनुसार साझा किया गया था। प्रश्न नंबर 23, कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? तो कटक के अंदर नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस घर में रहते थे उसका नाम जानकीनाथ भवन था, जिसे बाद में एक म्यूजियम में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह पर्यटकों में काफ़ी लोकप्रिय है, जैसे राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अंदर, भारतीय संग्रहालय कलकत्ता के अंदर, सालार जल संग्रहालय हैदराबाद के अंदर, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई के अंदर, सरकारी संग्रहालय चेन्नई के अंदर, नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम के अंदर स्थित है। प्रश्न नंबर 24 पर बढ़ते हैं। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया जाता है? तो 1972 के अंदर इसे लागू किया जाता है। भारत सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को देश के वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए वह अवैध शिकार, तस्करी और व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया जाता है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 25, पर्वत मंजीरा और मनेर नदी की दाहिनी सहायक नदियाँ हैं। किसकी सहायक नदियाँ हैं? जैसे पर्वत मंजीरा और मनेर नदियाँ, यह सभी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? स्टैचू ऑफ यूनिटी आपसे पूछ ले तो कहाँ पर है? केवड़िया गुजरात के अंदर बनी हुई है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी पूछ ले तो हैदराबाद के अंदर बनी हुई। ये आपको पूछ सकता है कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर है। यूनिटी पूछे तो पूछे, नहीं पूछेगा। लेकिन जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो रामानुजाचार्य की बनी हुई है हैदराबाद के अंदर। और यह जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है यह गुजरात के केवड़िया के अंदर बनी हुई है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक महान स्मारक है, जो एकता के भाव को प्रदर्शित करता है। प्रश्न नंबर 27, समुद्री निकायों और समुद्र में पानी होता है। समुद्र में पानी क्या होता है? समुद्र में पानी खारा होता है, क्योंकि इसमें लवण पाए जाते हैं, सोडियम और क्लोराइड जो नमक बनाते हैं, और यह समुद्र में कई सालों तक वहीं जमा रहता है, इसलिए पानी खारा हो जाता है। प्रश्न नंबर 28, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती है, लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर देती है। नर्मदा और जो ताप्ती नदी है एक दूसरे के लगभग तो समानांतर बहती है, लेकिन जब विपरीत दिशाओं में जाती है तो खुद को खाली कर देती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 29 की बात करेंगे। हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तौर की परिक्रमा करता है? तो वो कौन सा है? वो हो जाएगा एक्सोप्लैनेट। वो कौन सा हो जाएगा? एक्सोप्लैनेट। सौरमंडल में 8 ग्रह है। सौरमंडल में कौन से हैं? तो सौरमंडल में 8 ग्रह है। सौरमंडल के अंदर कितने ग्रह? सौरमंडल के अंदर 8 ग्रह है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति, मंगल को खुली आंखों से देखा जा सकता है। प्रश्न नंबर 30 पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 कहता है कि कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच में बहती है? तो सिंधु नदी ही जास्कर और लद्दाख पर्वतों के बीच में बहती है। जास्कर और लद्दाख के बीच सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी लद्दाख की जीवन रेखा है। लेह, रोबास्को और सिंधु नदी के किनारे बसे हुए हैं। और प्रश्न नंबर 31, हिमालय पर्वत की सुदूर
उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है या बाहर वाले हिमालय के नाम से जाना जाता है? ट्रांस हिमालय के दक्षिण में तथा हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित पर्वत श्रृंखला को महान या वृद्ध हिमालय कहा जाता है। महान हिमालय हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है कि किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो चिकनी मिट्टी में पानी की मात्रा है वो बनी रहती है। प्रश्न नंबर 33 साथियों, हमारा प्रश्न नंबर 33 कहता है कि कौन से भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता होते हैं? खुद मानव ही इनके उपभोक्ता होते हैं। और प्रश्न नंबर 34 दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य में स्थित है। दिलवाड़ा पर्वत चोटियाँ राजस्थान में स्थित है जिसकी ऊंचाई 1442 मीटर है। जरगा पर्वत चोटी उदयपुर राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। और गुरु शिखर राजस्थान की सबसे बड़ी पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। प्रश्न नंबर 35 तिराई और नोवा नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहती है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर बहती है। और कौन सी नदियाँ बहती है? तिराई और नोवा नदियाँ अरुणाचल प्रदेश के अंदर बहती है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 36 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 36 कहता है कि रंगथीपट्टनम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? रंगथीपट्टनम है वो पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? अरे कर्नाटक के अंदर है। श्रीरंगपट्टनम के निकट कावेरी नदी के किनारे स्थित है। रंगथीपट्टनम पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। इस क्षेत्र का एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है। इसे 1940 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया जाता है। कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत में लगभग 72 पक्षी अभ्यारण्य। प्रश्न नंबर 37 निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो पालकोड़ा की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। प्रश्न नंबर 38 कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है वो नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। प्रश्न नंबर 39 छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य कौन सा है? वो हो जाएगा तमिलनाडु। कौन हो जाएगा? तमिलनाडु। वो कौन हो जाएगा? तमिलनाडु। छतों पर वर्षा के जल को इकट्ठा करना अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। इस योजना को 2001 में तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया जाता है। मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मल्चिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मल्चिंग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 41 पर बढ़ते हैं कि किन्नौर में हंगरंग घाटी के सेलखार और चांगो के बीच स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर निम्न में से कौन से दर्रे से जोड़ता है? लेपचाला दर्रे से जोड़ता है। और प्रश्न नंबर 42 चावल की खेती की जाबो प्रणाली है वो भारत की किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है? तो नागालैंड में चावल की खेती के लिए जो जाबो प्रणाली की जाती है वो कहाँ पर प्रचलित है? वो नागालैंड में प्रचलित है। चावल की खेती की जाबो प्रणाली है वो भारत के नागालैंड राज्य में प्रचलित है। नागालैंड मूलतः कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की लगभग 70% जनता कृषि पर निर्भर है। नागालैंड में सिंचाई के लिए जाबो नाम की एक प्रणाली इस्तेमाल में लाई जाती है। जाबो का मतलब पानी को तालाब में इकट्ठा करना ही है। पानी को तालाब के अंदर इकट्ठा करना है क्योंकि चावल की खेती जब होती है तो उसमें पानी 24 घंटे ज़रूरत होती है पानी की। और प्रश्न नंबर 43 मंदाकिनी नदी में अलकनंदा कहाँ पर मिलती है? तो मंदाकिनी नदी में अलकनंदा नदी है वो रुद्रप्रयाग के अंदर मिलती है।
प्रश्न नंबर 44, महावेली गंगा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। कौन है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है? मध्य पूर्वी श्रीलंका में 335 किलोमीटर लंबी महानदी गंगा है, वो सतत वाहिनी है। यह हट्टन के पठार से निकलती है। और प्रश्न नंबर 45, अरब सागर का कौन सा द्वीप है? जो देश भारत का पड़ोसी है तो वो कौन हो जाएगा? मालदीव हो जाएगा। मालदीव हो जाएगा। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी देश मालदीव है, जो लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। यह अरब सागर में है। और भारतीय कृषि अनुसंधान का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो वह स्थापित किया गया है तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में तमिलनाडु के, जहां पर राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। उसके बाद में उम्मानंद असम में स्थित है। उम्मानंद क्या है जो असम में स्थित है? तो उम्मानंद एक द्वीप है जो असम के अंदर स्थित है। उम्मानंद द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में एक छोटा बसा हुआ नदी द्वीप है, जो पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य असम के गुवाहाटी शहर से होकर बहती है। उसका नाम है वो असमिया उमा से निकलता है। उसके बाद में धौंसोधर जलप्रपात किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में धौंसोधर जलप्रपात है। प्रश्न नंबर 49, 2020 में भारत में पहली बार हिम तेंदुए की जो गणना है वो उत्तराखंड राज्य के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है हिम तेंदुओं की गणना के लिए। और इसीलिए हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है वो उत्तराखंड में खोला गया है। प्रश्न नंबर 50, उस भूमि का वैज्ञानिक नाम क्या है जिस पर फसलें उगाई जाती है? उसे कृष्य भूमि कहा जाता है, जिस पर वार्षिक फसलें उगाई जाती है। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से किस राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो उसे असम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असम को अक्सर लाल नदी और नीले पहाड़ की धरती कहा जाता है। असम चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध शहर है। असम क्या है? चाय बागानों के लिए एक प्रसिद्ध शहर है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि सांबर झील राजस्थान के अंदर स्थित है? सांबर झील कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर स्थित है। भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर में लगभग 80 किलोमीटर दूर पूर्व मध्य राजस्थान में स्थित है। इसे 1990 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि घोषित किया जाता है। साथियों, प्रश्न नंबर 53, कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो सरयू नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है। घाघरा नदी की लंबाई 180 किलोमीटर है, जो तिब्बत के मेपचाचुंगी हिमनद से निकलती है। इसकी सहायक नदी सरयू है, जो अयोध्या, बहराइच आदि शहरों में भी निकलती है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 54, माउंट सिनियोलचू भारत के किस राज्य में स्थित है? तो माउंट सिनियोलचू है वो सिक्किम राज्य के अंदर स्थित है। और प्रश्न नंबर 55, कौन सा बांध कावेरी नदी पर बना हुआ है? तो कावेरी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो कृष्णराज सागर और मेट्रू बांध है वो कावेरी नदी कर्नाटक में बना हुआ है। कावेरी नदी के ऊपर कर्नाटक राज्य के अंदर बना हुआ है। पक्के बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो पक्के बाघ अभ्यारण्य वो असम के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? असम के अंदर स्थित है। प्रश्न नंबर 57 निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की एक सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी वैनगंगा है। कौन सी है? वैनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना से बहती है। शहर नासिक गोदावरी नदी के तट पर भी बसा हुआ है। प्रश्न नंबर 58 निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो किस भारत के किस राज्य की सीमा है वो नेपाल से नहीं लगती है? तो असम की सीमा है वो नेपाल से नहीं लगती है। प्रश्न नंबर 59
निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला संग्रहालय स्थापित किया गया है? तो मैसूर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय मैसूर कर्नाटक के अंदर अशोकपुरम स्थित अरण्य भवन में स्थापित किया गया। क्षेत्रीय वन विभाग द्वारा चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए संग्रहालय स्थापित किया गया। प्रश्न नंबर 60, नहर निर्गम के कमान क्षेत्र में पानी के समान वितरण की एक प्रणाली क्या है? तो बारबंदी प्रणाली है। उसके बाद प्रश्न नंबर 61, कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? तो मेघालय के अंदर गारो की पहाड़ियाँ, जयंती की पहाड़ियाँ, वासी की पहाड़ियाँ, लेकिन डाफला की पहाड़ियाँ मेघालय के अंदर नहीं है। प्रश्न नंबर 62, महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है महाद्वीपीय ताक कहलाता है। क्या कहलाता है? महाद्वीपीय ताक कहलाता है। और सिंधु नदी संधि 1960 के अनुसार भारत है वो सिंधु नदी का कितना पानी है वो इस्तेमाल कर सकता है? तो सिंधु नदी का भारत सिर्फ है वो 20% पानी ही इस्तेमाल कर सकता है। सिंधु नदी 1960 के प्रावधानों के अनुसार इसका जो सिंधु नदी से पानी आएगा उसका 80% पाकिस्तान यूज करेगा और 20% है वो भारत इसका यूज करने वाला है। निम्नलिखित में से किस महासागर के मध्य टोरोस जलडमरू मध्य स्थित है? प्रशांत महासागर में टोरोस जलडमरू मध्य स्थित है। प्रश्न नंबर 65, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो चिनाब नदी पर सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन लगाया गया जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर। प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च बांध है, सबसे ऊंचा बांध है? तो टिहरी बांध है जो उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर बना हुआ है। प्रश्न नंबर 67, गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति गुजरात से होती है। गरबा गुजरात का फेमस है। गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति गुजरात से हुई है जो गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राजस्थान का घूमर है। बिहार का जाट जतीन विदेशिया नृत्य भी बिहार का है। और प्रश्न नंबर 68, इलाहाबाद के पास में एक परिष्कृत जल संचयन प्रणाली थी जो प्राचीन काल में गंगा नदी की बाढ़ के जल के नहर के द्वारा निकाल देती थी। वो कौन सी थी? तो वो थी श्रृंगवेरपुर। इलाहाबाद के पास में श्रृंगवेरपुर स्थान से एक परिष्कृत जल संचयन प्रणाली थी जो प्राचीन काल में गंगा नदी के बाढ़ के जल की नहर के द्वारा भी निकाल देती थी। प्रश्न नंबर 69, भारत में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत 2009 में होती है और हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है वो उत्तराखंड के अंदर बनाया गया है। प्रश्न नंबर 70, कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो उत्तराखंड। और प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में से किस राज्य की अब्बोर पहाड़ियाँ स्थित है? अब्बोर पहाड़ियाँ किस राज्य के अंदर स्थित है? अब्बोर पहाड़ियाँ ऐसे अब्बोर और ऐसे आपको याद रखना है असम, क्योंकि जो अब्बोर जनजाति है वो असम के अंदर निवास करती है। और तलाजा गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात के अंदर तलाजा गुफाएं स्थित है। भावनगर जिले में तलाजा में स्थित है। चट्टानों को काटकर सुनसान शंक्वाकार चट्टाने में उकारा गया है। इसमें लगभग 20 गुफाएं। प्रश्न नंबर 73, कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि करना एक क्या है? वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? शारदा नदी की सहायक नदी कौन सी है? सरयू नदी है। और भारत में प्रश्न नंबर 75, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान के मिठनकोट में सिंधु नदी में मिल जाती है। प्रश्न नंबर 76, होगनेकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो होगनेकल जलप्रपात है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कावेरी नदी पर स्थित एक जलप्रपात है। प्रश्न नंबर 77, महानदी
के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत तो सभी की बात करते हैं, गलत इसमें से कौन सा हो जाएगा? गलत से पहले सही कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है महानदी और इसके जल ग्रहण क्षेत्र का हिस्सा है वो महाराष्ट्र में स्थित है और यह लगभग 860 किलोमीटर लंबी है, लेकिन अरब सागर के अंदर नहीं गिरती है, अरब सागर के अंदर नहीं गिरती है। प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांगा घाटी स्थित है? युमथांगा घाटी कहाँ पर है? तो सिक्किम राज्य के अंदर युमथांगा घाटी स्थित है। प्रश्न नंबर 79, कदम बांध कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। कदम बांध और कदम मिलाकर चलने वाले हैं गोदावरी के साथ। कदम बांध और कदम नदी है वो गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। प्रश्न नंबर 80, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में? बिहार राज्य में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। प्रश्न नंबर 81, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी नदी है। जो लूनी नदी है वो उत्तर पश्चिम भारत में थार के रेगिस्तान में सबसे बड़ी नदी है। यह अजमेर के पास में अरावली रेंज की पुष्कर घाटी में उत्पन्न होती है। 49 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद गुजरात के कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। प्रश्न नंबर 82, भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने बैल की पूजा कर पोला त्योहार मनाते हैं। पोला त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इस त्योहार के दिन किसान अपने बैल की पूजा करते हैं, उसे सजाते हैं। पोला का त्योहार भादो माह की अमावस्या को मनाया जाता है, जिसे पिठोरी अमावस्या भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 83, बेरिना का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी झेलम का मुख्य स्रोत है। और प्रश्न नंबर 84, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर पाए जाते हैं? तो भारत में सक्रिय ज्वालामुखी है वो अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 85, गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो पिंजौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पिंजौर में स्थित है। हरियाणा के पिंजौर में स्थित है गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र। सरयू नदी किस राज्य में स्थित है? तो सरयू नदी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सरयू नदी उत्तराखंड राज्य के मध्य कुमाऊं क्षेत्र की एक प्रमुख नदी है। यह काली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सरमूल से निकलने वाली सरयू कपकोट, बागेश्वर, सेराघाट और रामेश्वर में बहते हुए पंचेश्वर में काली नदी में भी गिर जाती है। प्रश्न नंबर 87, कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है? तो वो कौन सा है? जीवित जीव है वो इसका अजैविक घटक नहीं है पारिस्थितिक तंत्र का। और प्रश्न नंबर 88, वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों का उदाहरण है अंतर फसल। वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली फसल अंतर फसल है। इस फसल में एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसल को एक साथ उगाया जाता है। एक कौन सा कारण है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? प्रश्न नंबर 89, खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण ही मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। प्रश्न नंबर 90, मृदा प्रबंधन और फसल चक्र खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्यान्न उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु का अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है संस्य विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? संस्य विज्ञान कहलाता है। और प्रश्न नंबर 91, पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नज़दीकी खनिज केवल प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जाते हैं, तो वो कौन से होते हैं? उसे उत्खनन कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? उत्खनन कहा जाता है। जो पृथ्वी की सबसे जो नीचे वाली सतह होती है, नज़दीक सतह से खोदकर निकाला जाता है, उसे उत्खनन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 92 है कि अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंगतो। जो कंगतो
जो कंगतो है वो अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है जो पूर्वी हिमालय में भारत व तिब्बत की सीमा पर स्थित 7,060 मीटर लंबा पर्वत है। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ है। और पूछ ले, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? हुंड्रू जलप्रपात है वो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 94 कहता है कि क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? एक कौन सा कारण है जो खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो आवारा जानवरों द्वारा काटना यह खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है। प्रश्न नंबर 95, कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो वो हो जाएगा रियो डी जेनेरियो ब्राजील बंदरगाह ब्राजील के पश्चिम तट पर एक कोव में स्थित खाड़ी में स्थित है, न कि प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रश्न नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है? तो धाराएं है वो महासागरों की गति को संदर्भित नहीं करती है या प्रदर्शित नहीं करती है। प्रश्न नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना थी जो भारत की नदियों को आपस में जोड़ने का काम किया था? तो वो थी केन बेतवा। वो कौन सी परियोजना थी? तो केन बेतवा परियोजना पहली परियोजना थी जो भारत की नदियों को आपस में जोड़ती थी। प्रश्न नंबर 98, उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो वो हो जाएगा कोरापुट। वो कौन सा हो जाएगा? कोरापुट। प्रश्न नंबर 99, निम्नलिखित देशों में कौन से देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हुए हैं? भारत और बांग्लादेश है वो फेनी पुल से जुड़े हुए हैं। प्रश्न नंबर 100 प्रश्न, हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। और प्रश्न नंबर 101, साथियों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। माही और साम्य नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो बेणेश्वर उत्सव मनाया जाता है। राजस्थान का प्रसिद्ध मेला है जो सोमाई जाखम नदियों के पवित्र संगम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 102, ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है? तो हिंद महासागर का हिस्सा है। उसके बाद प्रश्न नंबर 103, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? जावा गर्त जिसे सुंडा गर्त के भी नाम से जाना जाता है, जो हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है। जावा गर्त की गहराई 8,152 मीटर है। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 104 के ऊपर। यह पूछ ले कि भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? तो पिट्टी द्वीप। पिट्टी जिसे एक पक्षी पिट्टी भी कहा जाता है, भारत के लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। एक द्वीप का छोटा आकार का द्वीप है। इस पर कई पक्षी अंडे देने के लिए आते हैं, इसलिए इसे पक्षी अभ्यारण्य भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 105, निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में टोडा जनजाति रहती है जो तमिलनाडु के अंदर रहती है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो तमिलनाडु के अंदर है और इन्हीं नीलगिरी की पहाड़ियों में टोडा जनजाति रहती है। प्रश्न नंबर 106, भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी है वो भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? वो कौन सा हो जाएगा? चीन हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राजस्थान के अंदर गुरु शिखर है जो माउंट आबू के अंदर स्थित है। माउंट आबू राजस्थान के अंदर स्थित है। प्रश्न नंबर 108, जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो लूणी नदी जवाई बांध या जवाई नदी की सहायक नदी है। प्रश्न नंबर 109, रचना दोआब निम्न में से किन दो नदियों के बीच में स्थित है? रावी और चिनाब नदियों के बीच में रचना दोआब स्थित है। प्रश्न नंबर 110,
देश की प्राचीन झीलों में से लेडिया तालाब किस भारत के शहर में स्थित है? लेडिया तालाब पूछ ले तो भोपाल के अंदर लेडिया तालाब बना हुआ, भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर लेडिया तालाब बना हुआ है। जैसे भोपाल का नाम आ जाए, ले पकड़ लेना पीछे वाला और छोड़ना नहीं जब तक लेडिया तालाब नाम नहीं निकले मुख से। उसके बाद प्रश्न नंबर 111, हसदेव और जोके नदियाँ भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में हसदेव और जोके नदियाँ पाई जाती है। प्रश्न नंबर 112, चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वो किस राज्य के अंदर स्थित है? चिल्का झील पूछे तो उड़ीसा के अंदर स्थित है। और पूछ ले कि कुलिक पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में कुलिक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। प्रश्न नंबर 114, बंगाल टाइगर को वर्ष 1972 में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया जाता है। बंगाल टाइगर है जो भारत का राष्ट्रीय पशु है, 1972 के अंदर इसे स्वीकार किया जाता है राष्ट्रीय पशु के रूप में। प्रश्न नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा बांध है वो स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? चांडिल बांध है वो स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है, यह झारखंड राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों झोंपड़पट्टियों में से एक है? तो धारावी है जो सबसे गंदी बस्ती है। विश्व की सबसे बड़ी गंदी बस्ती झोंपड़पट्टी है वो धारावी है। और धारावी कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। प्रश्न नंबर 117, निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? वो कौन सा है? केरल। प्रश्न नंबर 118, भारत के निम्नलिखित में से किस झील को रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया अभी तक? डल झील है वो, उसे अभी तक रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया है जो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। प्रश्न नंबर 119, कब्बिनी नदी जो कब्बिनी नदी है इनमें से किस नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? जो कब्बिनी नदी है वो कावेरी नदी की सहायक नदी है। कब्बिनी नदी जिसे कपिला नदी भी कहा जाता है, भारत के केरल और कर्नाटक राज्यों में बहने वाली नदी है जो कावेरी नदी की सहायक नदी है। प्रश्न नंबर 120, प्रायद्वीप नदी भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली बड़ी नदी है, कौन सी है? नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। प्रश्न नंबर 121, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है वो मिजोरम में स्थित है, मिजोरम के अंदर स्थित है। प्रश्न नंबर 122, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है वो मणिपुर राज्य के अंदर स्थित है, जिसे 1982 में स्थापित किया जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 123, चिनाब नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। प्रश्न नंबर 124, निम्न में से कौन सा अपशिष्ट प्रबंधन का स्थायी तरीका नहीं है? जलाना। यह क्या है? अपशिष्ट प्रबंधन का एक सही तरीका नहीं है। प्रश्न नंबर 125, चावल की उपज के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता वर्षा की आवश्यकता होती है चावल की खेती के लिए। प्रश्न नंबर 126, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के अंदर स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के अंदर स्थित है। और प्रश्न नंबर 127, गौरी चेन अरुणाचल प्रदेश में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गौरी चेन। अरे गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा। प्रश्न नंबर 128, सूती वस्त्र कैलिको की उत्पत्ति वर्तमान में केरल राज्य से होती है। तो आदि कैलाश पर्वत है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आदि कैलाश पर्वत है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। और प्रश्न नंबर 130, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम
स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा है, भारतमाला का हिस्सा है, जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता को 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारतमाला परियोजना का हिस्सा है। धौलागिरी नेपाल में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है। हिमालय की एक पर्वत चोटी है वो धौलागिरी है, वो नेपाल के अंदर स्थित है। प्रश्न नंबर 132, उस सीमा क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहाँ से महासागर के तापमान में तेजी से गिरावट आता है? उसे कहा जाता है थर्मोक्लाइन, और हिंदी में कहे तो ताप प्रवणता, जिससे क्या होता है, महासागर के तापमान में तेजी से गिरावट आती है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 133, नागझीरा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? नागझीरा टाइगर रिजर्व है वो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, और इस टाइगर रिजर्व को 12 दिसंबर 2013 को भारत के 46वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया जाता है, जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। साथियों, बढ़ते हैं फटाफट प्रश्न नंबर 134 पर। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं की विशेषता है? इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। जो महासागर की धाराएं होती है उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। प्रश्न नंबर 135, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित होता है? तो भारत में वन संरक्षण अधिनियम है वो 1980 में पारित होता है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम सन 1980 में पारित किया जाता है। इसमें वनों की कटाई को सीमित करने और जैव विविधता और वन्य जीवों को बचाने का लक्ष्य इसमें रखा जाता है। प्रश्न नंबर 136 पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? तो उसका नाम है ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो तिब्बत, भारत, बांग्लादेश से होकर बहती है। इस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट से होता है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 137, बड़ी संख्या में गहरी गलियों या घाटी वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बेडलैंड कहा जाता है। बेडलैंड स्थलाकृति कहा जाता है जो घाटी वाले क्षेत्र होते हैं। प्रश्न नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति चाय बागानों को नुकसान पहुंचाने का काम करती है? 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर जो चाय के बागान होते हैं उन्हें नुकसान होता है। उन्हें क्या होता है? नुकसान होता है। प्रश्न नंबर 139 पर बढ़ते हैं। भारत और बांग्लादेश के प्रमुख उत्पादक कौन है? भारत और बांग्लादेश जूट के प्रमुख उत्पादक है। भारत और बांग्लादेश जूट के उत्पादक में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जूट उत्पादक बांग्लादेश विश्व बाजार ने भारत के मुख्य प्रतियोगी के रूप में उभरा है। कौन उभरा है? बांग्लादेश उभरा है। प्रश्न नंबर 140 पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक राजस्थान में स्थित है? तो राजस्थान के अंदर कौन सा है? जयपुर के अंदर हवा महल स्थित है। जयपुर के अंदर हवा महल स्थित है, और हवा महल का निर्माण है वो जयपुर में 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। और नर्मदा नदी, प्रश्न नंबर 141, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। थोड़ी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मैकाल पर्वत की अमरकंटक की पहाड़ियों में से है, और अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे बड़ी नदी है, जो कि पश्चिम दिशा की ओर बहती है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच यह एक भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, और जबलपुर के पास यह धुआंधार जलप्रपात बनाती है। खंबात की खाड़ी में गिरने से पहले यह जवार नदमुख का निर्माण करती है। नर्मदा नदी 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर बहती है। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 142 के ऊपर। 142 नंबर प्रश्न है कि भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इनमें देखें तो उड़ीसा और झारखंड वाले क्षेत्र है वो प्रमुख लौह अयस्क
लौह अयस्क के रूप में उभरे हैं। झारखंड का सिंहभूमि जिला और उड़ीसा का कोइडर जिला इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का 6वां स्थान है और सर्वाधिक लौह अयस्क भंडार वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड है। और सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन करने वाले भारत के प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? तो यह उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड हो जाएंगे। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 143 पर। भारत देश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा कौन सा है? गोवा है। और जनसंख्या के हिसाब से छोटा कौन सा है? तो वो सिक्किम है। वो कौन सा है? सिक्किम है। ये बातें आपको ध्यान में रखती हैं। बढ़ते हैं हमारे 144 नंबर प्रश्न के ऊपर। प्रश्न नंबर 144 है कि भारतीय रेगिस्तान अरावली की पहाड़ियाँ पश्चिम क्षेत्र में है कि भारत का रेगिस्तान है यह अरावली की पहाड़ियाँ पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। इसकी थोड़ी व्याख्या के बारे में बात करते हैं। भारतीय रेगिस्तान अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। भारतीय रेगिस्तान मुख्यतः अधिकांश तो राजस्थान में स्थित है, परंतु कुछ भाग हरियाणा, पंजाब, गुजरात में आता है। भारतीय रेगिस्तान को थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। रेगिस्तान में बहने वाली एकमात्र लूनी नदी है जो खारे पानी की नदी के रूप में जानी जाती है। नीलगिरी भारत के पश्चिम घाट की एक पर्वतमाला है। नीलगिरी की पहाड़ियों का कुछ हिस्सा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के अंदर आता है और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। कहाँ की? नीलगिरी की, जो कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है। और कैमूर की पहाड़ियाँ विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्व हिस्सा है जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के पास कलंगी से शुरू होता है। और कैमूर की पहाड़ी से सोन, होन्स, केन आदि मुख्यतः नदियाँ निकलती है। और हिमाद्री की पहाड़ियाँ हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को व्रत हिमालय, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री आदि नामों से जाना जाता है। यह हिमालय की सर्वाधिक सतत और सबसे ऊंची श्रेणी है और हिमाद्री की औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 145 के ऊपर। भारत और श्रीलंका के द्वारा किसे विभाजित किया जा? पाक जलडमरू के द्वारा भारत और श्रीलंका है वो एक दूसरे का विभाजन करते हैं। भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू अलग करता है। यह जल संधि पूर्वोत्तर के पाक की खाड़ी को दक्षिण पश्चिम के में मेनार की खाड़ी से जोड़ता है। बेरिंग जलडमरू मध्य है वो रूस और अमेरिका को अलग करता है। प्रश्न नंबर 146। सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली है वो किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, असम के अंदर स्थित है। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। माजुली द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर गुजरती है, भारत, तिब्बत, बांग्लादेश। कावेरी नदी पश्चिम घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में बहती है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह पश्चिम घाट की नासिक की पहाड़ियों में त्र्यंबक से निकलती है और इसे दक्षिण गंगा या वर्ध गंगा कहा जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से होता है और यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। और उसके बाद में प्रश्न नंबर 147। खरीफ फसलों को खालिस्तान मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। खरीफ फसलों को वर्षा ऋतु के समय बोया जाता है। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। यह पूछा जा सकता है एसएससी जीडी वालों, थोड़ा ध्यान रखना कि खरीफ की फसलों के लिए बरसात का मौसम का समय बहुत अच्छा होता है। खरीफ की फसल की बुआई जुलाई महीने में और कटाई अक्टूबर के महीने में होती है। और खरीफ की फसलों में मुख्यतः धान, मक्का, जवार, बाजरा, मूंग, जूट आदि मुख्य फसलें हैं। और रबी की फसल उत्तर भारत में अक्टूबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च महीने में कटाई
फरवरी मार्च महीने में इसकी कटाई की जाती है। मुख्य फसलें आती है रबी की फसलों में जौ, चना, सरसों, मसूर आदि, और जायद की फसलों में इस फसल की बुआई मुख्यतः मार्च अप्रैल में की जाती है, जैसे तरबूज, ककड़ी, खीरा, करेला आदि। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 148 पर। कथकली की जड़ें किस राज्य में? कथकली का उद्गम है जो केरल से माना जाता है। कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है और आंध्र प्रदेश राज्य का कुचिपुड़ी है वो एक शास्त्रीय नृत्य है। और सत्रिया है वो भी कहाँ का है? असम का है। सत्रिया नृत्य कहाँ का है? असम का है। ये तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सत्रिया कहाँ का है? असम का है। बिहू कहाँ का है? असम का है। प्रश्न नंबर 149, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा संवैधानिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? वो है टिस्को। वो कौन सा है? टिस्को। इसकी थोड़ी व्याख्या करते हैं। यह टिस्को इस्पात संयंत्र एक निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका निर्माण 1907 में जमशेदपुर में जमशेदजी टाटा के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में दुर्गापुर स्टील संयंत्र एक सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका निर्माण 1956 में ब्रिटेन के सहयोग से होता है। उसके बाद में भिलाई इस्पात संयंत्र है वो 1955 में सोवियत संघ के सहयोग से छत्तीसगढ़ के भिलाई नामक स्थान पर किया जाता है। और राउरकेला स्टील संयंत्र उड़ीसा राज्य में जमीन के सहयोग से 1961 में इसका निर्माण होता है। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 150 पर। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली मछली की आंखें क्या होती है? मछली की आंखें नीली होती है। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन से संबंधित है। साथियों, ये जो जितनी भी कृषि में क्रांति लगती है इसका मैंने एक वीडियो पर्सनली वीडियो डाल रखा है। ये वीडियो अगर आप एक बार देखोगे तो आपकी सारी जानकारी याद हो जाएगी। प्रश्न जो भी परीक्षा होती है उसमें 1 या 2 नंबर का प्रश्न है वो पूछ लेता है अक्सर परीक्षा वाला। तो आप इसको ध्यान रखना, एक बार वीडियो देखना, आपको जानकारी है वो याद हो जाएगी। और भारत में नीली क्रांति का जनक है वो अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी को माना जाता है। लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है। लक्षद्वीप है वो अरब सागर में स्थित है, अरब सागर के अंदर स्थित है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 152, प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणीय होती है। शुष्क मिट्टी यह कौन सी है? शुष्क मिट्टी है जो प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणीय होती है। क्या होती है? लवणीय होती है। साथियों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर हमारे प्रश्न बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 153 के ऊपर। सिंधु नदी की उपनदी नहीं है तो गंगा है वो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। कौन सी है? गंगा नदी। कौन सी है? गंगा नदी। इसकी थोड़ी व्याख्या के बारे में बात करेंगे। सिंधु नदी का उद्गम है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट ग्रेमायंग डुंडा ग्लेशियर से होता है। और इसकी सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और वायस्कर आदि नदियां हैं। और झेलम नदी पीर पंजाल पर्वत में स्थित शेषनाग झील के निकट वुलर झील में मिलती है। झेलम तथा रावी नदियां पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है। और गंगा नदी का उद्गम है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी गोमुख के निकट होता है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की सहायक नदियों में यमुना, सोन, घाघरा, गंडक, गोमती, कोसी याद रख लिया। रावी नदी का उद्गम है वो कांगड़ा के रोहतांग दर्रे से होता है। और चिनाब है वो चिनाब नदी सिंधु की सहायक नदी है। अरे के बात है पहलवान है, सुस्तकियाँ हो गया, सब एकदम रेडी हो जाओ। आगे पेपर आने लो से जिड्डी को जितने भी वर्दी के दीवाने हैं हो जाओ सभी तैयार है। एक बार अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल नया सब्सक्राइब तो करना है क्योंकि थार भाई जोगिंदर को चैनल है। प्रश्न नंबर 154, जम्मू और कश्मीर के बंजारे क्या कहलाते हैं? गुज्जर बकरवाल कहलाते हैं। गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर के बंजारे कहलाते हैं। और भोटिया, अरे ओ देखो रे भोटिया
उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र, सिक्किम पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के बंजारे हैं, और गद्दी चरवाहे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चंबल जिले के बंजारे हैं। प्रश्न नंबर 155 पर बढ़ते हैं कि लूनी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। रेगिस्तान के अंदर एक झील के अंदर बहने वाली नदी कौन सी है? तो वो लूनी नदी है। इसकी थोड़ी व्याख्या करते हैं। लूनी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान के अंदर झील के अंदर बहती है। इसे भारत की लवण नदी कहा जाता है। काली नदी का उद्गम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में होता है। यह नदी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बहने वाली नदी है। गंगा नदी का उद्गम है वो गोमुख निकट गंगोत्री हिम नदी में होता है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तीस्ता नदी का उद्गम स्थल सिक्किम राज्य में है। यह नदी सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्य तथा बांग्लादेश से होकर बहती है और तीस्ता नदी को सिक्किम और बांग्लादेश की बंगाल की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 156 पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 156 क्या कहता है कि उत्तरी भारत मैदानों को दलदल पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो तराई नाम से जाना जाता है। इसकी थोड़ी व्याख्या भी करनी जरूरी है। उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को तराई क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र पश्चिम में यमुना नदी से होकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। दोआब किसे कहा जाता है? दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। भारत में दो नदियों के बीच वाला क्षेत्र कौन सा है? गंगा और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र को बोला जाता है बांगर। वे क्षेत्र है जो बाढ़ के मैदानों से है, जो अधिक भूमि पर स्थित है। इस क्षेत्र की मिट्टी में रेत व कंकड़ पाए जाते हैं। खादर निचले क्षेत्र को कहा जाता है जो एक नदी के बाढ़ क्षेत्र होते हैं और जो आमतौर पर बाढ़ग्रस्त वोगा क्षेत्र की तुलना में अपेक्षाकृत थोड़े संकीर्ण होते हैं। क्या होते हैं? पतले होते हैं। प्रश्न नंबर 157 है कि कौन सी शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है? तो कालबेलिया है जो यह राजस्थान का है और यह कालबेलिया है वो गुज्जर जाति के द्वारा किया जाता है। कालबेलिया है वो एक राजस्थान की एक नृत्य की शैली है। कालबेलिया राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है। कथकली केरल राज्य की जो शास्त्रीय नृत्य शैली है। उड़ीसा की कौन सी है? अरे ओडिशा का ओडिसी ही शास्त्रीय नृत्य शैली है। प्रश्न नंबर 158 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो सिक्किम राज्य में है। नामचा बरवा चीन की पर्वत चोटी है और माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल देश में स्थित है जिसकी लंबाई 8,848 मीटर है। और नंदा देवी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो भारत की एक मानी जाती है जिसकी लंबाई 7,816 मीटर है जो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। और प्रश्न नंबर 159 पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 159 कहता है कि हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदानों को क्या कहा जाता है? हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतों पर जो घास पाई जाती है उसे बुग्याल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है जो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में। प्रश्न नंबर 160 है कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो सियाचिन है वो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र आता है। और प्रश्न नंबर 161 हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है उसे शिवालिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शिवालिक बोला जाता है। शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी और नवीन श्रृंखला है। हिमालय के उत्तर से दक्षिण की ओर 4 भागों में बांटा गया। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच पाई जाने वाली घाटियों को दुनिया द्वार कहा जाता है जैसे देहरादून, हरिद्वार। शिवालिक पर्वत के निचले भाग को तराई कहा जाता है और पीर
पीर पंजाल पर्वतमाला हिमालय की एक पर्वतमाला है जो भारत के हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में फैली हुई है और हिमाद्री हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को वृद्ध या ग्रेट हिमनाद्री कहा जाता है और हिमनाद्री है वो हिमालय की सर्वोत्तम पर्वत श्रेणी है। सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल की खोज है वो कोपरनिकस के द्वारा की जाती है। सौरमंडल की खोज है वो कोपरनिकस ने 1543 ईस्वी में की थी और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति का सिद्धांत दिया था। वास्को डी गामा है वो भारत की खोज करते हुए भारत आता है। और रबी की फसलों की बुआई कब होती है? तो रबी की फसलों की बुआई कब होती है? अरे रबी की फसलों की बुआई कब होती है? तो अक्टूबर और नवंबर में रबी की फसलों की बुआई होती है। रबी की फसलों में गेहूं, सरसों, आलू, चना, मटर जो ये सब रबी की फसलों के अंदर शामिल है। तो प्रश्न नंबर 164 पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 164, निम्न में से कौन सी नदी शिव समुद्र में जलप्रपात बनाती है? तो कावेरी नदी है वो एकमात्र कावेरी नदी है जो शिव समुद्र में जलप्रपात बनाती है। इसकी थोड़ी व्याख्या करते हैं। इसकी थोड़ी जो मेन बात है उसकी व्याख्या करेंगे। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है और इस पर स्थापित जल विद्युत ग्रह एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह जिसकी स्थापना 1902 कर्नाटक के अंदर होती है। और काली सिंध नदी भारत के मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहने वाली नदी है जिसका उद्गम विंध्याचल पर्वत से है। तुंगभद्रा यह पश्चिम घाट के गंगा मुणा नामक स्थान से निकलती है। यह नदी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में बहती है। यह नदी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी में मिल जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। यह पूछ ले कि पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है अनाईमुड़ी। वो कौन सी है? अनाईमुड़ी। वो कौन सी है? अनाईमुड़ी चोटी है जो केरल राज्य में स्थित है। कौन सी है? जो केरल राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 166 के ऊपर। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या है। प्रश्न नंबर 167, तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? तो जो तटीय उड़ीसा है उसे कलिंग कहा जाता है। उसका पुराना नाम क्या है? तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग है। और प्राचीन काल में इस राज्य को मध्यकाल से उड़ीसा के नाम से जाना जाता है जिसे आधिकारिक रूप में 4 नवंबर 2011 को उड़ीसा नाम से परिवर्तित कर दिया गया था। खानदेश महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से को जाना जाता है और कामरूप है वो असम का पुराना नाम है। प्रश्न नंबर 168, भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस भूभाग का हिस्सा है? तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार वो गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। कौन सी भूमि का हिस्सा है? तो गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 169, निम्नलिखित नदियों में से किसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और यह पश्चिम घाट की नासिक की पहाड़ियों के त्र्यंबकम गांव से निकलती है। इसे वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 170, नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? नागार्जुन सागर बांध है वो कृष्णा नदी के ऊपर बनता है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है जिसकी ऊंचाई 124 मीटर है जो गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिला तेलंगाना में स्थित है जिसे 1966 में बनाया जाता है। महानदी पर हीराकुड बांध स्थित है और कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध स्थित है कर्नाटक के अंदर। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 171। प्रश्न नंबर 171, भूमि और समुद्री हवाएं किस कारण से होती है? भूमि और समुद्री हवा किस कारण से होती है? तो संवहन के कारण से होती है। प्रश्न नंबर 172 के ऊपर बढ़ते हैं 172। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है? पढ़ने वाले लोग सबसे अधिक कहाँ पर है? तो पढ़ने वाले लोग सबसे अधिक केरल के अंदर है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है लेकिन सबसे कम बिहार राज्य की है। केरल में
और केरल में याद रहा गया 93.9, मिजोरम में 91.6, गोवा में 87.40%, कर्नाटक में 75.60। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 173। ये पूछा गया है कि ब्रिक्स का कौन सदस्य नहीं है, तो केन्या है वो ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। तो ब्रिक्स के सदस्य कौन है, इसमें हो जाएगा, इसमें ब्राज़ील, इसमें हो जाएगा बी से ब्राज़ील, रे से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से हो जाएगा साउथ अफ्रीका। प्रश्न नंबर 174। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड्स के नाम से जाना जाता है। कुछ घास के मैदान है, जैसे दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदानों को वेल्ड्स कहा जाता है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में, और पंपास है वो अर्जेंटीना के अंदर घास के मैदानों को बोला जाता है। साथियों, ये विश्व के जितने भी घास के मैदान है इसकी मैंने एक क्लास लगा रखी है, आप एक बार जाकर देखना। आपको जानकारी है वो वीडियो के अंदर ही याद हो जाएगी, इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 175 के ऊपर चलते हैं। प्रश्न नंबर 175 की किस उत्पाद को भारत में पहला भौगोलिक जीआई टैग प्राप्त हुआ था, तो दार्जिलिंग की चाय को भारत में पहला जीआई टैग मिलता है। क्या मिलता है, जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग की चाय को 2004 में। और यह भौगोलिक जो ये जीआई टैग है भौगोलिक संकेतक, यह नियम 1999 में इसका अधिनियम आता है। कब आता है, 1999 के अंदर इसका अधिनियम आता है। और बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 176 के ऊपर। प्रश्न नंबर 176 है कि डोडा बेटा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है, तो डोडा बेटा है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों की एक पर्वत श्रृंखला। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं कि पूर्वी घाट व पश्चिम घाट के पर्वत नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में मिलते हैं, जिसका सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा है, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है वो अबू की पहाड़ियाँ है। और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, धूपगढ़ है वो, जो पंचमंडी के निकट महादेव पर्वत पर स्थित है। प्रश्न नंबर 177। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर अहमदाबाद बन जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अहमदाबाद पहला स्थान बनने वाला भारतीय शहर जो गुजरात में स्थित है। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान पाने वाला पहला भारतीय शहर बन जाता है। प्रश्न नंबर 178। भारत के किस राज्य में संघाई त्योहार मनाया जाता है? मणिपुर के अंदर संघाई त्योहार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 से 30 नवंबर तक मणिपुर में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश का त्योहार का नाम तवांग है, जो हर साल 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताया। स्पेशल एसएससी जीडी वालों, वर्दी के दीवानों, आपको क्लास कैसी लगी? तो साथियों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो सबसे पहले एक वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। और सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि मेरे द्वारा जो भी जानकारी डाली जाती है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ में।